हमने सेल पढ़ा और हम एनिमल किंगडम भूल गए, प्लांट किंगडम पढ़ा, हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भूल जाते हैं, अगले चैप्टर पे पहुंचते हैं हम पहला भूल जाते हैं, है ना। कोई सवाल मैं पूछ लूं पिछले चैप्टर से, भूल जाएंगे आप, कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन कंफ्यूजिंग क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आपको चीजें याद नहीं है, पूरी डिट्टो डिट्टो याद नहीं है आपको सब कुछ, है ना। यही कारण है, बच्चे एग्री कर रहे हैं। तो बेटा मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बायो में सिलेबस बहुत ज्यादा है, 11th और 12th का सिलेबस मिलाओगे तो बहुत लंबा सिलेबस है, नीट का सिलेबस बहुत बड़ा है, वहां कोई चैप्टर कट नहीं हो रहा। स्कूल में तो आपका ट्रांसपोर्ट काट दिया, लेकिन वहां नहीं कट हो रहा, वहां आ रहा है, पूरा सिलेबस आ रहा है 11th-12th का नीट में। अब क्या तरीका है इसको याद करने का? दो तरीके। एक तरीका तो ये है कि आपको रिवीजन करना है, जो सब बच्चे बोलते हैं, ठीक है ना, सॉरी सब लोग आपको बोलते हैं कि रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है तभी याद रहेगा, वो तो है, अंडरस्टूड है। दूसरा तरीका है क्लास में रेगुलर आना। पता है क्यों? कभी मेरे साथ तो ऐसा होता था, आप लोगों के साथ ऐसा होता नहीं होता? बताना एक बार कि आप लोगों को कभी नींद नहीं आ रही और आपने सबसे टफ सब्जेक्ट खोल लिया या सबसे बोरिंग चैप्टर खोल लिया और आपको नींद आने लग गई। होता है, हमें वैसे नहीं आ रही होती, पर वो किताब खोल के बैठते हैं ना हम, तो हमें आने लगती है। वो बोरिंग लगता है, समझने में हार्ड लगता है, टफ लगता है, तो नींद आने लगती है, दिमाग सोने लगता है, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है ना। होता है ना, होता है, मुझे पता है ना, हम भी बच्चे थे कभी, पता है, ट्रू फैक्ट है, ट्रू फैक्ट है बिल्कुल। तो आप खुद सोच के देखो कि खुद पढ़ना आपको पूरे दिन है, क्लास में आना आपको दिन के 2-3 घंटे लगते हैं, ठीक है ना, सारी क्लास को अगर आप मिला भी लोगे। स्कूल के अलावा मैं बात कर रही हूँ, स्कूल की क्लास को मैं नीट के लिए नहीं गिनती, नीट के लेवल की पढ़ाई नहीं होती स्कूल में, 1 घंटे में एक चैप्टर उड़वाते हैं वो लोग, स्कूल में नहीं मान रही मैं स्कूल के अलावा जहां भी आप पढ़ रहे हो, अवंती, ट्यूशन व्यूशन जहां भी, उनको काउंट कर रही हूँ, ठीक है। मैं अटेंटिव रहती हूँ, ओके, हाँ जी, बहुत जरूरी है अनीता, रहना ही है, ठीक है ना। माइंड क्लास में क्या है, क्लास में कोई भी चीज आप खुद पढ़ो और क्लास में पढ़ के देखो, फर्क पता लग जाएगा। मैं जब आपको क्लास में पढ़ाऊंगी ना, मैं पढ़ाऊंगी फनी तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से, कहानी की तरह, तो हंसते हंसते चीजें ज्यादा याद हो जाएंगी, तो फिर हमें बाद में रोना नहीं पड़ेगा। तो क्लास में पढ़ने के लिए नहीं, हंसने के लिए आ जाएगा, पर क्लास में रोज आना है। सीबीएसई का लेवल के भी में समझ, क्या लिख रहे हैं पता नहीं, अकराम दोबारा लिखो। बात रही, ठीक है, ये बात पहले मेरी बात खत्म हो दो, आप लोगों की कैटालिस्ट, फोटोन, मेरा नाम, ये वो सब बताऊंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि क्लास में पढ़ने के लिए ना, सही हंसने के लिए आ जाया करो, थोड़ा बहुत एंजॉय हो जाता है, ठीक है ना। अब इस बात को गलत तरीके से मत लेना कि हमें तो क्लास में आना है, हमें पढ़ना नहीं है। बेटा मेरी क्लास में कुछ रूल्स रहेंगे। क्या रूल्स रहेंगे? मैं अपनी क्लास में माइक्रोफोन ऑन रखूंगी। क्यों ऑन रखती हूँ मैं अपनी क्लास में माइक्रोफोन? मैं इसलिए ऑन रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ट्यूशन सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो ऑफलाइन होता है। एम आई राइट? अगर आप बेटा माइक्रोफोन एक बार अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आप में से कुछ बच्चे अगर ट्यूशन जा रहे हो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो ऑफलाइन होता है ना, मेरे को इसलिए मैं माइक्रोफोन अपनी क्लास में ऑनलाइन रख अनम्यूट कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को एक ऑफलाइन वाला फील आए कि आप लोग बोल सकते हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बीच में डाउट लेना है तो डाउट ले सकते हो। लेकिन 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 इस पे कंडीशन है। हाँ नहीं, सबका ट्यूशन नहीं है, जिनका है उनकी बात कर रही हूँ मेरा, लेकिन माइक्रोफोन अनम्यूट छोड़ने का कंडीशन है, वो ध्यान से सुन लो। अगर एक भी बच्चे ने कोई भी नॉन डिसिप्लिन बिहेवियर क्रिएट किया, कोई भी न्यूशंस क्रिएट किया, कोई भी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर क्रिएट किया क्लास में, माइक्रोफोन इंटेंशनली अनम्यूट करा, कोई बैकग्राउंड नॉइज अगर आ रहा है उसकी साइड से, तो मैं पूरी क्लास का माइक्रोफोन म्यूट पे डाल दूंगी, ठीक है। और अगर कोई बहुत इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर मुझे दिखेगा रिगार्डिंग इन एनी फील्ड, इन एनी सेंस, अगर कुछ मुझे बहुत गलत लगा, तो उस बच्चे को मैं रिपोर्ट डाउन करूंगी। बहुत स्ट्रिक्टली रिपोर्ट डाउन होता है बेटा, इसके लिए मैं आपको पहले ही अवेयर कर रही हूँ। ये डेकोरम मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप डेकोरम और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो क्लास में, उसके बाद आपकी और मेरी दोस्ती है। मैं पढ़ाऊंगी, आपको पढ़ना है, बड़ा मजा आएगा, मजे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। बताओ, इतना कोऑपरेशन मुझे आपसे चाहिए, बट ये मैं अपनी क्लास में पहले ही क्लियर करके रखती हूँ। दूसरी बात, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, बच्चे क्लास में आ जाते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि ये तो भाई फोन पे चल रही है क्लास, ऑनलाइन है। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं पंकज, आज पहला दिन है, अभी हम बात कर रहे हैं, आप थोड़ा मुझे जान लो, धीरे धीरे मैं आपको जान जाऊंगी। आपको तो मैं धीरे धीरे जान ही जाऊंगी, विद इन 1 वीक मुझे पता चल जाएगा कौन सा बच्चा होशियार है, कौन सा कम होशियार है, किसको कितना आता है, कौन कितना सीरियस और डिसिप्लिन है, ठीक है। पर थोड़ा सा आज मुझे जान लो, थोड़ा मेरे बारे में आप आज जान लो।
दूसरी बात ये है कि मेरी क्लास में कोई भी आने के बाद ऐसे ही मन मर्जी से अपने आप चला नहीं जाएगा कि रेड बटन दबाया और आउट, ठीक है ना। इस तरीके से जो जाएगा मैं उसका नाम लिख लूंगी। आप अपना, अगर कोई बहुत वैलिड रीजन है तो बता दीजिए कि मैम कोई घर में इमरजेंसी आ गई है, या फिर हमें कहीं यहाँ पे ट्यूशन के लिए जाना है, हमारा टाइमिंग हो गया। वैसे अब तो ट्यूशन वगैरह का टाइमिंग नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी मर्जी का ही टाइम है जो आपने चुना है, ठीक है ना। 8:15 से 9:15 आपने चुना है, मैंने आपको नहीं दिया, ठीक है। तो थिंग इज कि क्लास में आवागमन नहीं करना अपनी मर्जी से। आ गए हो तो शांति से बैठ के लेक्चर लेना है, लेक्चर नहीं लेना तो आओ ही मत, बाकियों को डिस्टर्ब मत करो, रिदम नहीं तोड़ना, ठीक है। आ गए हैं तो मजे से, लेक्चर में बड़ा मजा आएगा, पहले ही बता रही हूँ, आप पढ़ के देख लेना आज। लेकिन आ गए तो शांति से बैठ के लेक्चर लेना है, बस मेरी ये 2 ही बातें हैं। और हाँ, एक और बात है, सॉरी, आप कह रहे हो, आप सोच रहे हो मैम बड़ी डिमांडिंग है ना। आप लोगों को लग रहा होगा मैम बड़ी डिमांड्स कर रही हैं कि मेरी 1 बात है, मेरी 2 बात है, मेरी तीसरी लास्ट बात है। मैं क्लास में अगर किसी बच्चे का नाम लेके कुछ पूछती हूँ कि नंदिनी जी आप इस बात का आंसर दीजिए, ये बताइए, तो रेस्पॉन्ड करना है। मेरे को गांधी जी का ये वाला और ये वाला बंदर बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कुछ सुने नहीं, जो कुछ बोले नहीं, जो कुछ देखे नहीं, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। आपको रिस्पॉन्ड करना, मैं ये नहीं बोल रही आंसर दो, नहीं आता बोल दो मैम मुझे नहीं आता, मैंने नहीं पढ़ा था, कोई नहीं, मैं बहुत दयालु, कुछ नहीं कहूंगी, बेटा अगली बार से पढ़ लेना, पढ़ के आना, क्यों नहीं पता ये आपको बताया था, इतना जरूर कह सकती हूँ। लेकिन जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा फिर वो मेरा बहुत, मुझे हर्ट होगा। तो ऐसा 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 हर्टिंग वाला काम नहीं करना, ठीक है। 3 बातें रहेंगी और उसके बाद है मेरा इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम आशी गुप्ता है, मैं आपको यहाँ पे बायो पढ़ाऊंगी, अपन मजे से बायो पढ़ेंगे। और मेरा मोटो यही रहेगा कि आज आप जिस भी लेवल पे हो, आपको 1 महीने बाद यहाँ से ऊपर ले जाऊं। कि आज अगर आप मान लो कैटालिस्ट में हो तो 1 महीने बाद आपका लेवल ये हो कि आप फोटोन में जाने वाला है। अगर आज आप फोटोन में हो तो 1 महीने बाद आपका लेवल ऐसा हो कि आप फोटोन प्लस प्लस में जाने लायक हो। आज अगर आपके नंबर 20 आ रहे हैं तो 1 महीने बाद आपके नंबर 50 हो जाए, 50 आ रहे हैं तो 70 हो जाए, 70 आ रहे हैं तो 100 हो जाए। मतलब कि आज इस क्लास में जितने भी ये 33-34 बच्चे जो मौजूद हैं इस क्लास में, इन सबका लेवल एक जैसा है, इसलिए आप लोगों को एक ग्रुप में डाला है। एक रीजन है कि आप लोग एक ग्रुप में हो। आप लोग एक ग्रुप में क्यों हो? सबके सब नहीं, G18 कैटलिस्ट के लिए या फोटोन के लिए वो अभी नहीं पता चल रहा है। अभी मैं आपको बता रही हूँ G18 का मतलब क्या है। G18 का मतलब ये है कि इस ग्रुप में जो बच्चे हैं उन सब के नंबर सेम है, उन सबका लेवल सेम है, उन सबका सोचने का समझने का लगभग लेवल बराबर सा है, ठीक है ना। वो एक ही कैटेगरी में आ रखे हैं। वो फोटोन भी हो सकते हैं, कैटलिस्ट भी होते हैं, लेकिन वो मतलब कुछ भी हो सकते हैं वो, लेकिन वो एक से लेवल के हैं। मिशन क्या दिया गया है टीचर्स को, और जो आपको भी निभाना है, वो ये कि हमें इस लेवल से ऊपर जाना है। आज आप सब इस लेवल पे हो, 1 महीने बाद कुछ बच्चे तो इसी लेवल पे रहेंगे, लेकिन कुछ उठ के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। जो थोड़ा ऊपर चले जाएंगे उनको थोड़ा और मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। बस इतनी बात जान लो आप अपने ग्रुप से बस इतना जान लो कि आज मेरा लेवल, मेरे ग्रुप में जो बच्चे हैं ना उनके जैसा है, इसलिए आपको बाकी बच्चों से अलग कर दिया। आपकी कुछ क्लासेस में जो पहले के जो क्लासेस में जो फ्रेंड्स बने होंगे, जो साथी बने होंगे, अब वो इस क्लास में नहीं, मे भी क्योंकि आप लोगों का लेवल मैच नहीं हो रहा। हो सकता है आप उनसे ऊपर हो सकता है वो आपसे नीचे हो, या आप हो सकता है उनसे थोड़ा सा नीचे हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पर आप सभी का लेवल एक सा है, ठीक है ना। तो आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल सेम है, पर यहां से हमें ऊपर जाना है, ये मतलब है। कभी कोई फोटोन कैटलिस्ट अपने दिमाग में लेके मत चलो। हो सकता है आप फोटोन के हो सकता है आप कैटलिस्ट के हो, वो आप मत सोचो, ठीक है। क्लियर है? शुरू करें, ठीक है। अब आज से हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, कंटिन्यू वहीं से करेंगे, ठीक है ना। जो लास्ट हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर, आप लोग पढ़ रहे थे, जो लास्ट कौन सा चैप्टर चल रहा था आप लोगों का? फोटोसिंथेसिस, आई थिंक, हाँ जी, 13 चैप्टर, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया है? सभी बैचेस में सेम ही चल रहा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तक हो गया था, एक लेक्चर हो गया आप लोगों का फोटोसिंथेसिस का, राइट है ना। एक लेक्चर हो चुका, एक लेक्चर आप लोगों के फोटोसिंथेसिस का हो चुका, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तक। उसके आगे से पढ़ना है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। अटेंड नहीं करी थी लास्ट क्लास तो कोई बात नहीं, छाया रिकॉर्डिंग देखना, या फिर मे बी ओपन बैचेस जल्दी शायद ओपन बैच भी बन जाए, तो ओपन बैच का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर ओपन बैच में अगर कोई क्लास मिस हो गई तो ले लेना, ठीक है। अदरवाइज रिकॉर्डिंग देख के कवर जरूर करना है। फोटोसिंथेसिस पहले ही बता दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और टफ है थोड़ा सा, पहले मैं बोल रही हूँ, ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है। तो इसमें क्या रहेगा, इसके अंदर अगर आप लोग क्लास में तो आपके कॉन्सेप्ट वीक रह जाएंगे हमेशा के लिए। तो कोशिश करना फोटोसिंथेसिस की क्लास तो मिस ना ही करो,
क्योंकि ये थोड़ा सा ना इतना आसान नहीं है। आप लोगों को बचपन में लगता होगा कि पेड़ की जिंदगी बहुत खूबसूरत है, पेड़ मस्त जो है धूप में खड़ा हो जाता है और खाना बना लेता है, मस्त जिंदगी है पेड़ की। इतनी मस्त नहीं है पेड़ की जिंदगी, बहुत हार्ड है, ठीक है ना। खाना बनाना इतना आसान नहीं है धूप में खड़े होके कि सीधा खड़े होकर खाना बना लिया। व्हाट कलर इज द स्काई? लो जी, ये शहरीश फतीमा जो है यहाँ पे अपने से फिजिक्स पूछ रही है, स्काई का कलर क्या है? क्या मैं आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझाऊं? शहरीश जी बेटा, डू यू वांट टू डू यू वांट मी टू मेक यू अंडरस्टैंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट और द कलर ऑफ स्काई? आप किस सेंस में पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, फिजिक्स की टीचर का रूप धारण कर लूं? ठीक है, आप कहोगे तो कर लूंगी, लेकिन इतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगी जितने अच्छे से आपको फिजिक्स का टीचर बताएगा। आप मेरे से पूछेंगे तो या तो मैं बोलूंगी कि अगर मूवी पूछ रहे हैं तो स्काई इज पिंक, और वैसे पूछ रहे हैं तो स्काई। चले, हाँ जी, आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तक पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम तक पढ़ लिया था, ठीक है। थोड़ी सी कहानी पीछे की जानेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था आपने? लास्ट क्लास में आपने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। लास्ट क्लास में आपने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, है ना। ओके ओके, हाँ जी, तो आपने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे लास्ट क्लास के अंदर। देखो, एक बच्ची जो है वो बिना बताए उड़ गई है पंछी बन के। तो ऐसे उड़ना नहीं है, पंछी बन के नहीं उड़ना है। पंछी बन के जो उड़ रहे हैं ना, तो वो असली में नहीं उड़ पाएंगे। असली में उड़ान आपकी क्या होगी? जब आप नीट क्रैक कर लोगी वो आपकी उड़ान होगी, ठीक है। लास्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। उन एक्सपेरिमेंट्स ने, सारे एक्सपेरिमेंट्स ने मिलकर क्या प्रूव करा था? कि भाई फोटोसिंथेसिस जो है ना, उसकी रिएक्शन में CO2 यूज होता है, वाटर यूज होता है, क्लोरोफिल यूज होता है, और ग्लूकोज बनता है, दैट इज C6H12O6, और ऑक्सीजन रिलीज होता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होता है। यही रिएक्शन थी फोटोसिंथेसिस की बेटा। इसमें हर चीज एक्सपेरिमेंट से आई है, ठीक है। CO2 यूज होता है, ये एक साइंटिस्ट ने बताया KOH वाला एक्सपेरिमेंट करके। मैं एक एक एक्सपेरिमेंट डिटेल में नहीं बताऊंगी आपको, बस मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ थोड़ा सा। एक कहानी बना के चलूंगी ताकि आपको कहानी आगे तभी समझ पाओगे ना, पीछे की थोड़ी सी मैं अपनी कहानी बता दूं, ठीक है। वाटर जो है, वाटर यूज होता है, ये किसने बताया? कौन से साइंटिस्ट ने बताया कि भाई वाटर यूज होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर? कौन से साइंटिस्ट ने बताया? एनीवन, कोई बताएगा? किस साइंटिस्ट ने बताया, बता दो भाई। नील भाई साहब ने, है ना, कार्लस वॉन नील करके नाम था कुछ, नील भाई साहब ने बताया। सनलाइट यूज होती है, किसने बताया? ईगन हाउस ने बताया। पता होना चाहिए आपको कौन से साइंटिस्ट ने क्या बताया। क्लोरोफिल में ग्लूकोज बनता है, ये बात किसने बताई? जूलियस वॉन सैक्स ने बताई। हाँ बिल्कुल, जैन ईगन हाउस ने। ऑक्सीजन लिबरेट होता है, ये किसने बताया? जोसेफ प्रिस्टली ने, है ना, प्रिस्टली ने बताया, बिल्कुल सही, प्रिस्टली ने बताया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग चीजों का पता लगाया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन तो होती है, ठीक है, रिएक्शन देख ली हमने। फिर हमने देखा कि ये कहाँ होती है, वेयर। तो फिर हमने पढ़ा कि भाई ये क्लोरोप्लास्ट में होती है। फिर उसमें आपने पार्ट्स पढ़े होंगे, थाइलाकोइड, स्ट्रोमा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके मन में आया होगा कि ये करता कौन है, डूअर कौन है फोटोसिंथेसिस का, डूअर। तो फिर आपने क्लोरोफिल पढ़ा होगा, भी क्लोरोफिल करता है इसको, ठीक है ना। क्लोरोफिल क्या है? एक फोटो पिगमेंट है, तो आपने फोटो पिगमेंट के बारे में पढ़ा होगा कि करता कौन है भाई, इनको फोटो पिगमेंट करते हैं। फोटो पिगमेंट फिर आपने पढ़ा होगा 4 तरीके के होते हैं। कि भाई हर पत्ती का रंग एक सा हरा क्यों नहीं होता? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हर पत्ती हरी होती है पर हर पत्ती एक सी ग्रीन क्यों नहीं होती? सेम कलर ऑफ ग्रीन, शेड ऑफ ग्रीन सेम क्यों नहीं होता हर लीफ में? हर पत्ती में क्लोरोफिल होता है पर हर पत्ती का रंग एक सा क्यों नहीं होता? बिल्कुल, क्योंकि फोटो पिगमेंट, क्लोरोफिल एक फोटो पिगमेंट ही है, और फोटो पिगमेंट 4 है लीफ में, एक नहीं। कौन कौन सा? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनोइड, हाँ पिगमेंट की वजह से तो, लेकिन अलग अलग पिगमेंट है इसलिए ना, कैरोटिनोइड और ज़ैंथोफिल, है ना, यही बात है ना, यही बात है। तो आपने देखा कि कहाँ होती है और कौन करता है? फोटो पिगमेंट करते हैं भाई। फोटो पिगमेंट क्या करते हैं? लाइट एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। आज की क्लास में आप क्या पढ़ोगे, कैसे होती है, आप हाउ पढ़ोगे। देखो 4 पार्ट है इस लेसन में, 4 पार्ट है इस लेसन में। कौन कौन से 4 पार्ट है? पहला पार्ट है रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की, उसका पता लगाया हमने। दूसरा पार्ट क्या है कि भाई रिएक्शन करता कौन है, हमने उसका पता लगाया। तीसरा पार्ट है
कि रिएक्शन होती कहाँ है, हमने उसका पता लगाया। किसी लड़की ने लिखा है एंटीने, एंटीने किसको, आपने किसके लिए एंटीने बोला मुझे बताओ, एंटीने पता है आपको किसको बोलते हैं? हाँ जी बेटा, यही तो दिक्कत है ना, हमें शब्द तो पता है पर कौन सा शब्द कहाँ यूज करना है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे कोई यूज ही नहीं था एंटीने शब्द का, है ना। फोटो सिस्टम, यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है फोटो सिस्टम की। फोटो सिस्टम और फोटो पिगमेंट में भी फर्क होता है, अब बताओ, पता है आप लोगों को फोटो सिस्टम और फोटो पिगमेंट में फर्क है। और एक लड़की ने एंटीना शब्द लिखा, एंटीना शब्द का मतलब क्या है? देखो ये है फोटो पिगमेंट, चार, इन चार में से ये वाला है बेटा मेन फोटो पिगमेंट। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, यहीं पे थोड़ा सा जो बच्चों का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है वो एक कदम आगे, और जिन्होंने सिर्फ शब्द सुन रखे हैं, अर्थ उनको बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रखे, वो एक कदम पीछे। यहीं पे देखना, सबको पता है क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और इतना सबको पता होता है कि वो फोटो पिगमेंट होता है, और आपको ही नहीं, ये सबको पता है कि फोटो पिगमेंट चार होते हैं। अब कुछ बातें जो सबको नहीं पता वो क्या है, कि इन चार में क्लोरोफिल ए बेटा मेन फोटो पिगमेंट है, मेन फोटो, ध्यान से सुनना। और ये बचे हुए तीन जो है बेटा, ये तीन, ये क्या है? असेसरी फोटो पिगमेंट, असेसरी फोटो पिगमेंट है, ठीक है। मेन फोटो पिगमेंट और असेसरी फोटो पिगमेंट। अब ध्यान से सुनना, मेन और असेसरी की कहानी क्या है। एक लड़की ने बोला एंटीने, मैं वहां आ रही हूँ, और एक बच्चे ने बोला है फोटो सिस्टम, सुषमा जी ने बोला फोटो सिस्टम, वहां पे भी आ रहे हैं। और एक बच्चे ने वो हेल्पर भी लिखा। देखिए तीनों शब्द जो है कैसे जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, ध्यान से देखना। ये क्लोरोफिल ए है, मेन माने लीडर, लीडर, लीडर कौन? लीडर तो भाई एक ही हुआ करते थे आप, महात्मा गांधी, है ना। सबसे महान जो लीडर है महात्मा गांधी, देश को आजाद जिन्होंने करवाया, और उनके पीछे है पूरी की पूरी बड़ी टीम, ठीक है। अब एक बात बताना, महात्मा गांधी चल रहे हैं, पूरी टीम को अपने साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, और आजादी का झंडा लेके चल रहे हैं वो लोग। ये झंडा है, देखो फ्लैग दिख रहा है ना, ड्राइंग में मत, ड्राइंग पे मत जाना, तुम फीलिंग्स पे जाओ, ये फ्लैग बनाया मैंने, ठीक है ना। झंडा लेके चल रहे हैं बेटा, और क्या है, बंदूकबारी हो रही है, अंग्रेज जो है वो बंदूकबारी करने लगे। तो आप एक बात बताओ, ये जो टीम है ना गांधी जी की, ये जो टीम है पीछे जो चल रही है, इनकी क्या कोशिश होगी कि बंदूक गांधी जी को ना छुए बस। क्यों भाई? क्योंकि गांधी जी लीडर हैं आखिरकार, है ना। होगी कि नहीं होगी कोशिश, बताओ, तुम ही बताओ, कॉमन सेंस। टीम की क्या कोशिश होगी कि भाई ये बंदूकबारी जो हो रही है इससे ये गांधी जी को ना होए, तो टीम के कुछ मेंबर्स क्या करेंगे, गोली को अपने ऊपर ले लेंगे, सैक्रिफाइस, अपने ऊपर गोली को ले लेंगे। बेटा यही काम होता है। ये है मेन पिगमेंट महात्मा गांधी, क्लोरोफिल ए। और ये जो है ना, ये है असेसरी पिगमेंट जो पीछे लगे हुए हैं। अब मान लो एक बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट है, अच्छा ये सारे के सारे फोटो पिगमेंट है, तो इतना तो पता है ना लाइट अब्सॉर्ब करते हैं, इतना तो पता है लाइट अब्सॉर्ब करते हैं। अब मान लो एक बहुत तेज इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, वो लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि वो क्लोरोफिल ए को डिग्रेड कर सकती है, डिग्रेड यानी कि खत्म, ऑक्सीडाइज कर देगी इसको, और खत्म कर देगी इसको, डैमेज कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी इसको, डैमेज कर देगी, अगर ये हाई इंटेंसिटी की लाइट डायरेक्ट क्लोरोफिल ए पे गिरेगी तो। इसलिए ये डायरेक्ट क्लोरोफिल ए पे नहीं गिरती, ये पहले जाती है एसेसरी पिगमेंट्स को। ये लाइट जो है एसेसरी पिगमेंट लेते हैं, और फिर ये एसेसरी पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए को, इस लाइट को ट्रांसफर करते हैं। तो जब ये एसेसरी पिगमेंट इस लाइट को क्लोरोफिल ए तक ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस हाई इंटेंसिटी की लाइट को कम इंटेंसिफाई कर देते हैं, और क्लोरोफिल ए के डैमेज होने से बचा लेते हैं। तो एसेसरी पिगमेंट्स ने क्या काम कर दिया बेटा? इन्होंने तो भाई शील्डिंग का काम कर दिया, रक्षा कवच हो गई, तो रक्षा कवच, बात आई समझ में, प्रोटेक्शन कर रहे हैं ये। अब एक बच्चे ने हेल्पर शब्द लिखा था, आप हेल्पर भी यूज कर सकते हो, पर शील्डिंग और प्रोटेक्शन इज अ बेटर वर्ड, ठीक। एक यहाँ पे बात क्लियर हुई। अब एक लड़की ने शब्द लिखा था एंटीना, वो मेरे दिमाग में चिपक गया। बेटा ये जो है ना, ये इसी को एंटीना बोलते हैं, ये एंटीना है। और ये है बेटा रिएक्शन सेंटर, ये क्या है, रिएक्शन सेंटर, ठीक है। आई बात समझ में? अब एक बात बताओ, मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपसे क्या पूछा था कि भाई करता कौन है फोटोसिंथेसिस, तो वहां पे तो आपको बस फोटो पिगमेंट का नाम देना है, एंटीना, रिएक्शन सेंटर, इनका नाम देने का कोई अर्थ नहीं बनता। सवाल समझना है आपको, नीट का सवाल 2 बार पढ़ना है कि सवाल में क्या पूछा है। सवाल में मैंने बस इतना ही पूछा कि फोटोसिंथेसिस कौन करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए तो मैडम फोटो पिगमेंट करते हैं, लाइट अब्सॉर्ब करने वाले पिगमेंट, नॉट ओनली क्लोरोफिल ए नंदनी,
क्लोरोफिल बी भी तो कर रहा है, कैरोटीनॉइड जैंथोफिल का भी कुछ ना कुछ भूमि है फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोपिगमेंट आंसर है आपका, कि फोटोपिगमेंट करते हैं मैडम फोटोसिंथेसिस, फोटोपिगमेंट की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं मैडम, ठीक है। एंटीना और रिएक्शन सेंटर का नाम ही नहीं कोई। अच्छा एक नाम और, नहीं नहीं सॉरी मत बोलो, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट तक लेके जा रही हूँ। मैं आपको पता है क्या मैं क्या चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि पढ़ते तो आप सब लोग हो, लेकिन आप लोग ये सीख जाओ कि पढ़ते कैसे हैं। पढ़ते कैसे हैं, जब एक शब्द पढ़ते हैं ना, कोई एक शब्द एंटीना पढ़ा मान लो एक शब्द, तो इसका अर्थ एकदम क्लियर होना चाहिए, दिमाग में लिंक बना के पढ़ना है कि एंटीना क्या है, क्यों है, कहां है, ऐसे एकदम लिंक बना के पढ़ना है। मैं अपनी क्लास में आपको सिर्फ पढ़ना नहीं बोलूंगी, कैसे पढ़ना है वो भी सिखाऊंगी साथ साथ, वो आपको सीखना है। सिलेक्शन किसका होता है, पढ़ने वालों का। पढ़ने वालों की कमी नहीं है आज के जमाने में, सब पढ़ रहे हैं, सबको पता है 11वीं 12वीं में जो फराड़ी मारेगा उसका जीवन बर्बाद है, सबको पता है ये बात, समझदारों को तो पता ही है। और जो बिल्कुल बेवकूफ है, जिसे अपनी जिंदगी से कोई मतलब नहीं, वो मारेगा फराड़ी, वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन उसको तो मैं इंक्लूड ही नहीं कर रही। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो सीरियस है, पढ़ने वाले हैं। हर सीरियस और पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। रीजन, उसे ये नहीं पता कि पढ़ते कैसे हैं। आपने कचरा पढ़ लिया, सिलेक्शन नहीं होगा। कचरा से मतलब आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। आपको पता होना चाहिए कि आप पीएचडी करने के लिए नहीं पढ़ रहे, आप नीट क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हो। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको स्कूल का एग्जाम नहीं देना, सिर्फ आपको नीट का एग्जाम देना है। मर्द अर्थ समझ रहे हो इससे, कि आपको बहुत हाई लेवल पे भी नहीं जाना पीएचडी वाले पे, और आपको बहुत लो लेवल पे भी नहीं जाना। स्कूल का एग्जाम, स्कूल का एग्जाम नीट के एग्जाम से बहुत ईजी है, वो लेवल भी काम नहीं आएगा। पीएचडी का एग्जाम नीट के लेवल से बहुत टफ है, वो भी काम नहीं आएगा। आपको नीट का लेवल जानना है कि नीट का क्या लेवल है, क्योंकि वो आपका मिशन है, वो आपका मोटो है, वो आपको क्रैक करना है। बताओ हम होंगे कामयाब इस मिशन में कि नहीं? हाँ जी बता दो। इतना सन्नाटा, हाँ अब आई बात, अब ये बात, यस मैम होंगे, होना ही है, अपने को होना ही है कामयाब। देयर इज नो अदर वे। जहां चाह है वहां राह है। कभी भी डिजायर नहीं खत्म होनी चाहिए, डिजायर मन में नहीं खत्म होनी चाहिए कि मेरे को करना है। चुन ली ना बायो, तुम्हारे मम्मी पापा ने चुनवाई हो या तुमने चुनी हो, पर अब तो चुन ली भाई, अब तो आ गए क्लास में, तो अब नहीं पीछे मुड़ के देखना। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको मम्मी पापा जेई की तैयारी करवाने के लिए फोर्स करते हैं, ऐसे मेरे खुद के कई फ्रेंड्स हैं, और वो आईआईटी क्रैक भी कर लेते हैं, पास आउट भी हो जाते हैं, और उसके बाद वो अपने पैशन के हिसाब से दूसरा करियर चुन लेते हैं कई बार। लेकिन एक आईआईटी में जाने से, क्रैक करने से, एक लाइफ का आप पॉइंट देख रहे हो, वो कितना स्टेबल, कितना बैकअप, उसका सिक्योरिटी कितनी मिल गई उसको, है ना। कुछ कह रहे हैं मैडम, बोले थे आर्ट्स ले लो, वो बहुत बढ़िया, आपने अपनी मर्जी से लिया बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ बच्चों के मन में ये कुंदक रहती है कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं ली मेडिकल, मेरे को फोर्स करके दिलवाई गई है। कुछ बच्चों के मन में ऐसा भी होता है, कुछ के साथ ऐसा भी होता है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने खुद से चूज किया है, और लड़के चूज किया है, उनको तो बेटा साबित ही करना है। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने एक बच्चे को अभी अवंती में ही फोन किया, ठीक है ना, 2 मिनट लूंगी मैं। अवंती में एक बच्चे को मैंने कॉल किया जस्ट टू आस्क कि भाई वो क्लास में क्यों नहीं आ रहा, क्या रीजन है। रेगुलर स्टूडेंट था, बीच बीच में क्लास मिस कर रहा था, तो मैं कॉल करती हूँ पर्सनली, आप लोगों को भी किया करूंगी। तो मैंने कॉल किया, तो ऐसे ही जैसे कई बार होता है ना कि हम कॉल करते हैं तो जो भी बात रैंडम बैकग्राउंड में चल रही होती है, तो वो हेलो बोलने से पहले हमें वो बात सुन जाती है। तो मेरे को उनकी वो मम्मी उनको कुछ बोल रही थी, अब पापा थे शायद उनके, उनको कुछ बोल रहे थे, मेरे को सुन गया। तो ही वाज सेइंग, या पता नहीं उनकी मदर थी फादर थे, आई डोंट नो, रिलेशन मुझे नहीं पता, बट इतना मैंने सुना, वो हेलो बोलने से पहले वो इतना मेरे कान में पड़ा, इतना सुना मैंने कि somebody was saying to the student कि क्लास व्लास लेती रहती है, होना तेरा कुछ नहीं है, होना होना जाना नहीं है कुछ। ये दिस सेंटेंस, लाइक आई हर्ड दिस सेंटेंस। तो वहां भी मुझे ये रियलाइज हुआ कि बच्चे कितनी चीजों को फेस करते हैं जो बैठ के यहाँ पे हम नहीं सोच और समझ सकते। लेकिन यू डोंट वरी, क्योंकि हम ऐसे ही अंडे से निकल के बड़े नहीं हुए। नहीं आप सोचते हो कि टीचर तो बस एग में से क्रैक होके और टीचर बन गया, ऐसे थोड़ा टीचर बनते हैं। टीचर भी स्टूडेंट था ना, सास भी कभी सीरियल देखते थे, है ना, ओल्ड ओल्ड इज गोल्ड।
अब नहीं देखते कोई सीरियल, लेकिन तब देखा करते थे जब वो आता था। सास भी कभी बहू थी, टीचर भी कभी स्टूडेंट था। तो टीचर को पता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो बेटा टीचर को पता है कि बच्चे कहाँ से गुजर रहे हैं, किस चीज को फेस कर रहा है। हमारी मीटिंग में भी बात हो रही थी, बच्चों पे बहुत लोड है इस टाइम पे, क्योंकि आई थिंक आपके स्कूल में भी कुछ चल रहा है रैली वैली का, और वी अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं है, अपन बात करेंगे क्लास में, किसी को कुछ पूछना भी है, कोई बहुत भी परेशान है, तो धीरे धीरे, वही मैं बोल रही हूँ, आप रेगुलर आएंगे तो दोस्ती होगी। जो बच्चा इरेगुलर होगा, क्लास में बीच में छोड़ छोड़ के जाएगा, फिर उससे दोस्ती नहीं होनी, ठीक है ना। और दोस्ती नहीं होगी तो फिर बातचीत कैसे होगी। फिर बस मैं आऊंगी, पढ़ाऊंगी और मैं चली जाऊंगी, बस इतना ही होगा। चलो ठीक है। तो ये आपने लास्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था कि भाई फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है। आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है, यही पढ़ना है ना आज। हाउ, हाउ बने मैकेनिज्म। हाँ जी, तैयार है पढ़ने के लिए, एकदम एक्साइटमेंट होना चाहिए। देखो कहानी सुनने को मिलेगी आपको, मैं सच्ची बोल रही, स्टोरी सुनाऊंगी, चिंता मत करना, है ना। बस आपके मन में एक्साइटमेंट होना चाहिए कि मैम ये पढ़ाने वाली है, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। चलिए, ओके, बढ़िया। तो फिर एक्साइटेड हो तो बहुत बढ़िया है। चलो बेटा, फोटोसिंथेसिस जो है वो दो भागों में बटी हुई है। यहाँ पे आ जाओ आप, ये रंग बिरंगी लाइनें जो लिखी है ना, इनको आप खुद ही समझ लोगे, आप अगर इतना समझ लोगे जो मैं यहाँ लिख रही हूँ तो। फोटोसिंथेसिस जो है वो दो भागों में बटी हुई है। पहला है लाइट रिएक्शन, पहला है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। जस्ट दूसरा क्या है बेटा, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दो भागों में बटी हुई। अब आप में से कुछ बच्चे ये कहने वाले हैं, कुछ बच्चे, सब नहीं, कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि मैम धोखेबाज है, मैम ने हमारे साथ धोखा कर दिया है। कुछ बच्चों को लगूंगी मैं धोखेबाज, क्यों क्यों लगूंगी, क्योंकि वो एक शब्द पे फोकस किए हुए हैं, लाइट, और वो यही मान के चल रहे हैं कि भाई ये पूरी कहानी तो उजाले की है, ये पूरी कहानी उजाले की है, सनलाइट की है, रोशनी की है। तो मैम इसमें अंधेरा कहां से ले आई, ये डार्क शब्द का इस्तेमाल कैसे कर दिया, हिम्मत कैसे हो गई मैम की। कुछ बच्चे, सब नहीं, कुछ है क्या ऐसे, कुछ बच्चे यहाँ पे हैं क्या भाई, ऐसे कुछ बच्चे यहाँ पे जो ऐसे सोच रहे हैं कि मैम ने उजाले से भरी एक प्रोसेस में अंधेरे का जिक्र क्यों कर दिया, डार्क का जिक्र क्यों कर दिया। कुछ बच्चे हाँ बोल रहे हैं और कुछ बच्चे ना भी बोल रहे हैं। ज्यादातर बच्चे ना बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैम, ताकि मैम उनसे दोस्ती कर ले बस, और वो मैम को ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैम हम आपको धोखेबाज नहीं समझते, आप जो कहोगे हम मान लेंगे, है ना। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप, मैं जो कहूँ वो नहीं मानना, आपको सवाल उठाने हैं, सवाल उठाने, आपके मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो भैया उजाले भरी एक प्रोसेस में अंधियारे का जिक्र क्यों, अभी बताते हैं क्यों। देखो बेटा, लाइट रिएक्शन क्या होती है, लाइट रिएक्शन वो होती है जो डायरेक्टली डिपेंड करे लाइट पे, और डार्क रिएक्शन क्या है, जो इनडायरेक्टली डिपेंड करे, नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट, बिल्कुल सही सुषमा, इनडायरेक्टली डिपेंड करे लाइट पे, इनडायरेक्टली डिपेंड करे लाइट पे। अब मेरे को एक बात बता दो, डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट, आप इसका मतलब समझते हो ना। कोई ऐसा जो नहीं समझता, तो मैं बताने को तैयार हूं, बस मुझे ये बता दो कि मैम एक बार आप बता दो, हमें अच्छे से नहीं पता, एक बार आप बता दो, हमें अच्छे से नहीं पता, और आप कहोगे कि मैडम आप मत बताओ, आगे बढ़ जाओ, तो आगे बढ़ जाओ। एक बार मैं बता दूं, एक बार मैं बता दूं, एक बार ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बता देते हैं। ये लो, मान लो एक रिएक्शन है, मेरे को बस 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 एक बच्चे ने बोल दिया, उतना ही काफी है मेरे लिए। बेटा तुम्हारी बात, तुम क्या बोलते हो उसको, वो जीनी क्या बोलता है लादिम को, जो हुकुम, है ना। ना भाई ना ना ना, ऐसी तो बात नहीं है मैं आप लोगों को अलादीन बना दूंगी, ऐसा थोड़ा ना, मैं टीचर हूँ यार, कुछ तो मेरा भी है। जो हुकुम आका, आका नहीं बनाने वाली है, आप इस भ्रम में मत रहना, ठीक है ना। आका थोड़ी ना बनाऊंगी, आका मैं हूं,
मैं हुक्म दूंगी, आप लोगों को मानना है, यू शुड बी जीनी। चले, मान लो एक रिएक्शन है जिसमें ए से ई बन रहा है, ठीक है, एक रिएक्शन है जिसमें ए से ई बन रहा है। अब ये रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन है, ध्यान से देखना, ये रिएक्शन मल्टी स्टेप है, ठीक है। तो कैसे बन रहा है ये, देखो, पहले ए से बी बन रहा है, फिर बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, और बेटा डी से ई बन रहा है। और मैंने बोला कि ऐसे करके ए से ई बन गया, दिखाई दिया आपको, बन गया ना ए से ई, ऐसे करके ए से ई बन गया। चलिए अभी देखना, ध्यान से देखना, जहां पे सनलाइट का इस्तेमाल हुआ ए से बी बनाने में, बी से सी बनाने में भी सनलाइट का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सी से डी बनाने में कोई सनलाइट नहीं लगी, डी से ई बनाने में भी कोई सनलाइट नहीं लगी। यानी कि आप अगर समझ पा रहे हो कि सी से डी बनाने में कोई सनलाइट नहीं लगी, बी से सी बनाने में सनलाइट लगी, तो बी से सी वाले को तो मैं लाइट रिएक्शन बोल सकती हूँ, क्लियर है, क्योंकि भाई इसमें लाइट का डायरेक्ट यूज हो रहा है, इसको तो मैं लाइट रिएक्शन बोलूंगी, इसमें डायरेक्टली लाइट यूज हो रही है। लेकिन एक बात देखना, सी से जब डी बन रहा है, डी बनाने के लिए, यानी कि डी बनाने के लिए लाइट का इस्तेमाल नहीं हो रहा, पर डी बनाने के लिए मुझे सी तो चाहिए ना, ठीक है भाई, डी बनाने के लिए मेरे को लाइट नहीं चाहिए, लेकिन डी बनाने के लिए मेरे को सी तो चाहिए, है ना। एग्री कर रहे हो, नहीं कर रहे, कि डिसएग्री करते हो? डी बनाने के लिए लाइट नहीं चाहिए, पर डी बनाने के लिए मेरे को सी तो चाहिए ना। अरे भाई एग्री, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे कह रहे हैं क्या मैम, गॉट इट, ये बच्चे अपनी जनरेशन की भाषा बोल रहे हैं, बिल्कुल गॉट आपने कर लिया है, आपको पकड़ में आ गई ये चीज। यानी कि ये जो रिएक्शन है बेटा, ये लाइट पे तो नहीं डिपेंड कर रही, पर डिपेंड कर रही है किस पे, ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो ये एनसीईआरटी की लाइन है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवत गीता का ग्रंथ है बेटा एनसीईआरटी, इसे हल्के में मत लेना, इसे घोट के पी लो, जो पसंद है वो बना लो, आमरस पसंद है आमरस बना डालो, ठीक है ना, जो सा शेक पसंद है, ऑरेंज का जूस पसंद है वो बना लो, पर इसका आपको एकदम पी लेना है आपको, मतलब इसे एनसीईआरटी को, मैं सच बता रही हूँ, ठीक है ना। और बीच में इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की क्लास में मैं अनाउंस करती रहूंगी, बस आपका ध्यान होना चाहिए, ध्यान है जिसका वो क्लास में आधा ज्ञान ले जाएगा। तो बेटा डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, वो कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का क्या नाम है? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का क्या नाम है बेटा? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का नाम है एटीपी और NADPH। ये बेटा क्या है? प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन की। इतनी बात समझ में आई आपको? बताएं, इतनी बात बढ़िया से समझ में आ गई? एक बच्चा उड़ा है अभी अभी, ठीक है कोई बात नहीं, पंछी बन उड़ता फिरूं ऐसा क्लास में चलेगा नहीं। हाँ जी, समझ में आ गई? चले आगे बढ़ चले, थोड़ा सा आगे बढ़े, अब इस पॉइंट से आगे बढ़े, अगर इतना समझ में आ गया तो आपको, ठीक है। यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि भाई डार्क रिएक्शन जो है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमारा नेक्स्ट स्टेप है आज की क्लास में लाइट रिएक्शन को समझना। क्या समझेंगे हम आज? लाइट रिएक्शन को समझेंगे कि भाई लाइट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, लाइट में होती है, पर ये 4 भागों में बटी हुई है। इसका भाग नंबर 1 है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। पार्ट नंबर 2 है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पार्ट नंबर 3 है बेटा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। आपको ये शब्द हार्ड लग रहे हैं क्या? कोई ऐसा बच्चा जिसे ऐसा लग रहा हो कि मैं क्या लिख रही हूँ? अगर जिस बच्चे को ऐसा लग रहा है मैं क्या लिख रही हूँ, वो कहानी का इंतजार करे, क्योंकि जब मैं उसे हिंदी भाषा की कहानी समझाऊंगी, कहानी समझानी नहीं पड़ती, कहानी तो सुनाते हैं, कहानी सुनाऊंगी तब उस बच्चे को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी के लिए देखो, लाइट रिएक्शन के 4 पार्ट हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ETS, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, सॉरी ये वाली स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, किसी को समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दो, अपन सब कुछ समझेंगे। आज अपने को क्लास में डिस्कस करना है सबसे पहला ये, टाइम बचेगा तो इस पे भी जाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या है? देखो, आप सब लोगों को अब एक काम करना है, मैं सब लोगों को एक टास्क असाइन कर रही हूँ, राइट नाउ राइट हियर, एक पेड़ के पास चले जाओ। आप लोगों को एक पेड़ के पास जाना है, सब बच्चों को, ठीक है, जो भी क्लास में बच्चे हैं
सब जने पेड़ के पास चले जाओ। चले गए, आई थिंक चले गए होंगे, मैं भी जा रही हूँ। देखो मैं जा रही हूँ पेड़ के पास, और मैं पेड़ के पास आ गई। मैं बिल्कुल पेड़ के पास खड़ी हूँ, और अब मेरा ध्यान इस हरे रंग की पत्ती पे है, इस लीफ पे है। आप लोगों का भी लीफ पे ध्यान होना चाहिए। देखो आप लीफ को उतार लो, एक लीफ को पकड़ लो। आप पकड़ ली होगी आप लोगों ने, सबने लीफ ले लिया, सब बच्चों ने लीफ ले लिया। अरे भाई साहब इतना सन्नाटा क्यों है? नहीं 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 नहीं, ले लेना है आपको। देखो छाया, पंकज ने भी ले लिया है, कितने, सुषमा ने ले लिया, प्रिया ने, छाया आप भी ले लो। लीफ ले लिया है बच्चों ने, छाया, हाँ जी ले लिया, छाया आपने भी ले लिया, वेरी नाइस। अब आप सब बच्चों को लीफ के अंदर जाना है। क्या आप लोग तैयार हो? लीफ के अंदर जाना है आप लोगों को। जो जो बच्चे लीफ में पहुंच जाए वो मुझे बता देना कि हम पहुंच गए हैं। लीफ के अंदर मैं जा रही हूँ, देखना मैं लीफ के अंदर जा रही हूँ, और मैं चली गई हूँ, मैं लीफ के अंदर हूँ इस टाइम। ठीक है, डन। लीफ के अंदर अगर आप चले गए तो इस वक्त आपको सेल्स दिख रही होंगी, ठीक है ना, ऐसे चकोर चकोर आपको डब्बे से दिख रहे होंगे बहुत सारे। आप किसी एक डब्बे में हो, मुझे पता है, ये एक डब्बे के अंदर आप, ठीक है ना, आप किसी एक डब्बे में हो। अब बेटा आप जिस भी डब्बे में हो, जिस भी सेल में हो, आप अपने चारों तरफ देखो, आपको कुछ ग्रीन कलर का नजर आएगा। आपको बेटा जिस भी डब्बे में आप हो ना, आपका डब्बा अगर व्हाइट कलर का भी हो सकता है, ठीक है ना, ये डब्बे तो बेटा अंदर, इस डब्बे में आप जिस भी डब्बे में, आपको कुछ ग्रीन कलर का नजर आएगा। आ रहा है नजर कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, आपको ग्रीन कलर के अंदर ही जाना है बेटा। उस ग्रीन कलर की चीज का नाम क्लोरोप्लास्ट है, मैं आपको बता देती हूँ। अंदर चले जाओ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर घुस जाओ, जंप लगा लो, 1 2 3 जंप लगा ली, जंप लगा ली हम सब ने। कहाँ है अब हम सब? डन है, बहुत बढ़िया। ये बच्चे तो बहुत समझदार निकले, मुझे लग रहा है सीधा फोटोन प्लस प्लस तक के बच्चे तो नहीं पकड़ा दिए मुझे। कहाँ चले गए अब हम सब? मैम हम चिपचिपा है यहाँ पे हम सब अभी क्लोरोप्लास्ट में है, हम सब अभी कहाँ है बेटा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, हम सभी क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ चुके हैं। देखना कोई बच्चा अभी भी अगर बाहर खड़ा हो तो प्लीज अंदर आ जाओ यार, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ जाओ। अब बताना अंदर आपको क्या दिख रहा है? अंदर जाके आप लोगों को पता है कहाँ खड़ा होना है? यहाँ खड़ा होना है आप लोगों को, जहां मैं खड़ी हो रही हूँ। देखना ये मैं मस्त खड़ी हूँ यहाँ पे, एकदम स्माइल, ये मस्त आप खड़े हो गए, दो आंखें आपकी, बहुत लंबी स्माइल है, दो हाथ और दो पैरों के साथ। आप लोगों को बेटा जाके ग्रैना के पास खड़े हो जाना है, ग्रैना के पास खड़े हो जाना है। ग्रैनम बेटा सिंगुलर टर्म है, ग्रैनम सिंगुलर है, ग्रैना प्लूरल है। आपको ग्रैना के पास जाके खड़े हो जाना। हो गए? कोई बच्चा ऐसा जो ग्रैना के पास नहीं जा पा रहा हो, जिसे ट्रैक्टर की जरूरत हो? ग्रैना के पास खड़े हो गए हैं हम। गुंजन जी कह रही है मैम हम ग्रैना के पास खड़े हैं, बहुत बढ़िया गुंजन। बेटा अब ग्रैना के अंदर घुस जाओ गुंजन, ग्रैनम के अंदर घुस जाओ। यस इट्स टॉल, इसलिए मैं बोल रही हूँ एक के अंदर घुस जाओ। वो लंबी सीढ़ी आपको दिख रही होगी, अब एक के अंदर घुस जाओ, थाइलाकोइड के अंदर, इसको थाइलाकोइड बोलते हैं। घुस गए थाइलाकोइड के अंदर, थाइलाकोइड के अंदर आ गए सब बच्चे, बहुत ही बढ़िया, ऑसम, बहुत बढ़िया। अभी आपको देखते हैं क्या दिख रहा है। अब मैं ही पूछ रही हूँ आपसे, आप लोग घुस गए हैं हम, ठीक है, थाइलाकोइड के अंदर है सब बच्चे। दम तो नहीं घुट रहा किसी का? घुटना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, चिंता मत करो आप, किसी का दम नहीं घुटेगा, ऑक्सीजन है यहाँ पे। नहीं घुट रहा ना? बिल्कुल, मैं दिखाऊंगी आपको, ऑक्सीजन निकलेगा इधर। आप सब लोग थाइलाकोइड के अंदर हो, ठीक है, थाइलाकोइड के अंदर हो बेटा। थाइलाकोइड की ये मेम्ब्रेन है पूरी, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड, ठीक है, दिस इज द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड, एंड दिस इज ल्यूमन, दिस इज ल्यूमन ऑफ थाइलाकोइड। आप ही लोग यहाँ पे हो। अभी आप लोग डरना मत, बिल्कुल भी, बिल्कुल आप डरना मत। नहीं अभी तो डरोगे भी नहीं, अभी थोड़ी देर बाद आपको डर लग सकता है, अभी तो कोई डर का काम नहीं है। देखना अब क्या आपको क्या दिख रहा होगा बेटा, आप लोगों को यहाँ पे, आप लोगों को यहाँ पे फोटो पिगमेंट्स दिख रहे होंगे, आप लोगों को यहाँ पे फोटो पिगमेंट्स दिख रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं? ये पूरा ग्रैनम है ना? ना 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 ना, एक थाइलाकोइड में हो आप, एक थाइलाकोइड में हो, हाँ पूरा ग्रैनम सिंगुलर, बिल्कुल सही, पूरा ग्रैनम है, ये पूरा ग्रैनम है, थाइलाकोइड बोल रहे हैं इसी को ही,
ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पे फोटो पिगमेंट्स दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे फोटो पिगमेंट्स दिख रहे हैं बेटा। फोटो पिगमेंट ये एक फोटो पिगमेंट है। ऐसे ये जो मेन और असेसरी फोटो पिगमेंट, अब चैट बॉक्स रोक दो, बहुत सारे हैं मुझे पता है, अभी अभी 2 मिनट के लिए चैट बॉक्स रोको। ये जो फोटो पिगमेंट है बेटा, ये सारे फोटो पिगमेंट मिलके क्या बनाते हैं, फोटो सिस्टम बनाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं अपन, फोटो सिस्टम बोलते हैं। मैंने आपको बताया था इस फोटो सिस्टम के अंदर ये जो बीच में सेंटर में, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर, हाँ क्लोरोफिल ए ही है रिएक्शन सेंटर में। ये येलो रंग का आपको दिख रहा है, ये क्लोरोफिल ए है, रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए है। तो आप लोगों को थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर बहुत सारे फोटो सिस्टम दिख रहे हैं ना, फोटो सिस्टम दिख रहे हैं, ऐसे करके डब्बे बने हुए हैं फोटो सिस्टम्स के, दिख रहे हैं, ठीक है बिल्कुल। अब आप ध्यान से देखना, आपको 2 तरीके के फोटो सिस्टम दिखेंगे, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। और ये आपको दिखने में एक जैसे ही लगेंगे, इनमें फर्क नहीं है, दिखने में कुछ, दिखने में इनमें कोई फर्क नहीं है। इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि फोटो सिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट से एक्टिवेट होता है और फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर की लाइट से एक्टिवेट होता है। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 700 नैनोमीटर और 680 नैनोमीटर दोनों ही रेड लाइट होती हैं। रेड लाइट की रेंज लगभग 680 से 700 के बीच में रहती है, लेकिन एक 700 नैनोमीटर की रेड लाइट से फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेट होता है, एक 680 नैनोमीटर की रेड लाइट से फोटो सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है। बताएं, इतनी बात क्लियर है? बहुत मजा आने वाला है, क्लास से भागना बिल्कुल मत, यहाँ पे अपन एकदम करंट वरंट बनाएंगे, देखना। क्लियर है ना, क्लियर है ना? उड़ने वाले बच्चों से मेरी को दुश्मनी हो जाती है, मतलब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। लिखा हुआ है वार्निंग में इस पे, हाँ वार्निंग अरे वाह भाई, ये बच्चे हैं बिल्कुल वाइब ले रहे हैं, एकदम अंदर चले गए थाइलाकोइड में। यहाँ वार्निंग में कह रहे लिखा हुआ है, बिल्कुल दिखेगा, अभी दिखेगा आपको। फोटो सिस्टम दिख रहे हैं ना, फोटो सिस्टम तक सबको समझ आ गया ना? आगे चले, फोटो सिस्टम तक अगर आपको समझ में आ गया तो अभी आप देखो, यहाँ पे जो फोटो सिस्टम्स है बेटा, ये क्या कर रहे हैं, ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये व्हाइट कलर से बनाते हैं, लाइट आ रही है ना, ये लाइट आ रही है और ये क्या कर रहे हैं बेटा, फोटो सिस्टम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। असेसरी पिगमेंट लाइट को लेके मेन पिगमेंट तक भेज रहे हैं, रिएक्शन सेंटर तक भेज रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एक मिनट, क्या चल रहा है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट चल रहा है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई? अभी अंदर ही रहना, दम आपका नहीं घुटेगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, चिंता मत करो, ऑक्सीजन है अंदर। अगर आप लोगों को नहीं दिख रही है तो मैं अभी दिखाऊंगी, ऑक्सीजन अंदर ही है, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में आपको अंतर समझ में आया? फोटो सिस्टम 1 और 2 में कि भाई फोटो सिस्टम 2 सॉरी फोटो सिस्टम 2 जो है वो 680 नैनोमीटर पे एक्टिवेट होता है, और फोटो सिस्टम 1, ये फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 680 से ज्यादा यानी कि 700 नैनोमीटर पर एक्टिवेट होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है। बाकी के जो डिफरेंस है कि भाई ये जो है फोटो सिस्टम 1, ये क्या है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन करता है और ये नॉन साइक्लिक करता है। ये बातें आपको अगली क्लास तक समझ में आएंगी, इसलिए मैं अभी डिस्कस ही नहीं कर रही, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन लास्ट स्टेप है लाइट रिएक्शन का। पहला स्टेप है लाइट एब्जॉर्प्शन। आपको पहला स्टेप समझ आना चाहिए अभी, बस एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे, डायरेक्ट नहीं चढ़ेंगे, गिर जाएंगे वरना। पहली सीढ़ी समझ में आई? इतना बताओ बस, पहली सीढ़ी समझ में आई? आ गई? तो फिर अब आ जाओ दूसरी सीढ़ी पे। मुझे पता है आप लोग अभी थाइलाकोइड के अंदर ही खड़े हो, खड़े रहो, पर दूसरी सीढ़ी पे आ जाओ। अब आपको समझना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बेटा हिल नाम के एक साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट हिल, उन्होंने दिया था, हिल नाम के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की यहाँ जो मूवमेंट होती है उन्हें डाउन हिल और अप हिल से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा ये हिल जो शब्द आया है ये इन्हीं के नाम से आया है, कोई हिल को पहाड़ी ना समझ ले। यहाँ पे ये हिल जो शब्द है बेटा, सॉरी, ये हिल जो शब्द है बेटा ये साइंटिस्ट के नाम से आया है। डाउन हिल मूवमेंट, अप हिल मूवमेंट पढ़ोगे आप इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है तो इलेक्ट्रॉन तो पढ़ना ही है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पढ़ते हैं हम इसमें, डाउन हिल और अप हिल पढ़ेंगे हम इसमें। तो वो जो डाउन हिल में हिल है, अप हिल में जो हिल है बेटा, ये हिल क्या है, ये हिल भाई साहब है, साइंटिस्ट है बेटा ये, ऐसे ही नहीं है कोई अरे गहरे नत्थु गहरे नहीं बेटा, बहुत महान आदमी है, साइंटिस्ट है। आप ही की तरह ये भी थाइलाकोइड के अंदर गए थे, और जो आप देख रहे हैं फर्क इतना है, बस आपने आज देखा है, इन्होंने बहुत साल पहले देख लिया था। तो इनका नाम आज आप किताब में पढ़ रहे हो, आपका नाम हम हो सकता है किसी दिन किसी अखबार में पढ़ेंगे कि भाई नीट क्रैक इन बच्चों ने कर लिया है ना, दिल्ली के ये बच्चे छा गए हैं, दिल्ली वाले नीट में छाए हैं यहाँ पे, है ना, आपका नाम भी एक दिन हम पढ़ेंगे। यस बिल्कुल। मेरी वॉइस कट हो रही है क्या यार बच्चों, एक बार थम्स अप करके बता दो। ऑडियो ऑडियो वीडियो फाइन, ऑडियो वीडियो है ना, ठीक है ना। अंकित बेटा एक बार आप अपने एंड पे चेक करो, ये मेरे एंड पे तो ठीक है बता रहे हैं बच्चे, मेरे एंड पे तो ठीक है, अपने एंड पे आप चेक करो। अब आप लोग ग्रेना के अंदर, सॉरी वो थाइलाकोइड के अंदर आप खड़े हो, है ना, थाइलाकोइड के अंदर आप खड़े हो, आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, आप लोगों को एकदम इलेक्ट्रॉन के फवारे से दिख रहे होंगे, तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिख रहे हैं आप लोगों को मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिख रहे हैं। ये जो फोटो सिस्टम्स है ना, इनमें इनमें आपको इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिख रहे हैं, और आप बिल्कुल मत डरना, आपको करंट नहीं लगेगा, आप बस यहां खड़े रहो। आपका जो स्टैंडिंग पॉइंट है ना वो ये है, ये आपको खड़े होना है बस इधर, यहां आप खड़े रहो, आपको कोई इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है ना, आप यहां मत जाना, फोटो सिस्टम के पास मत जाओ, आप ल्यूमन में रहो, मैंने आपको बताया आप ल्यूमन में रहो, बस आप देखो तो आपको मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ऐसे बारिश होती दिख रही होगी, इलेक्ट्रॉन की बारिश आपको दिख रही होगी, आप बस दूर से देख के मजे लो नजारे के, आप ल्यूमन में खड़े रहो, खड़े हो ना ल्यूमन में, ठीक है, थाइलाकोइड के ल्यूमन में आप खड़े हो, और आप दूर से देख के मजे ले रहे हो इलेक्ट्रॉन की बारिश के, दूर से देखना है आपको। ये देखो इलेक्ट्रॉन की बारिश हो रही है, और इलेक्ट्रॉन की बारिश जो है वो एक चेन में चलती है, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, और इस फिगर में जो आपको दिख रहा है ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, घबरा मत जाना, फियर नोट मैं पहले लिख देती हूँ, चलो यहाँ पे फियर नोट, डरना नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं डरना आपको। अपन इस डायग्राम को देख के अगर किसी को डर लग रहा है मैं उसे बता दूं, अपन हलवा बनाएंगे इसका, कौन सा हलवा बनाए बताओ, मूंग का हलवा, गाजर का हलवा, कौन सा, तो आपको कैसे पता चला, क्या अनीता कह रही है क्या, हाँ जी बताइए कौन सा हलवा बना ले इसका, मूंग का हलवा बनाए कि गाजर का हलवा बना ले, गाजर का बना ले, कुछ बच्चे मूंग का कह रहे हैं कुछ गाजर का, भाई मैं मेरे को भी दोनों ही ज्यादा पसंद है, सर्दी है यार गाजर का हलवा बना लेते हैं, चलो गाजर का हलवा इस वक्त कई लोगों के घरों में भी बन रहा होगा, गाजर का हलवा ही बनाते हैं, ठीक है, गाजर का हलवा बनाएंगे। तो हलवा बनाने का मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी हार्ड चीज को जब आसान कर देते हैं तो मुहावरा यूज करते हैं कि भाई हमने तो इसे हलवा बना दिया, एकदम इजी बना दिया, इजी तरीके से पढ़ लिया, ऐसे ही कुछ करेंगे, देखना डरना मत, इस डायग्राम से टफ सा डायग्राम है, दिखने में ही टफ है, सिर्फ दिखने में टफ है, अपन गाजर के हलवे की तरह देखेंगे इसको। हाँ जी चले, तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, आ जाओ, ये मेम्ब्रेन बनी हुई है बेटा, यहाँ पे मेम्ब्रेन है, ये किसकी मेम्ब्रेन है, किसकी मेम्ब्रेन है ये, थाइलाकोइड, बिल्कुल सही, ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, बिल्कुल सही। किसने बोला था थाइलाकोइड नाम, हाँ जी बेटा किसने बोला था, नंदिनी, नंदिनी, वेरी नाइस बेटा वेरी नाइस। ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम्स लगे हैं, और वहीं पे ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग सारी होगी, तो ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है डायग्राम के अंदर। देखो इसी मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम 2 लग रहा है, और इसी मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम 1 भी लगा हुआ है ना। अब देखना, मैंने आपको बताया था कि फोटो सिस्टम 2 हो चाहे 1 हो, बीच में एक रिएक्शन सेंटर होता है, देखो ये तो हमें पता ही है, ये तो पता ही बात है, इनमें तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बता दिया था ये तो मैंने, पता है ना सबको, बीच में क्या है, बोलते जाओ, रिएक्शन सेंटर है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है, बीच में क्या है, हाँ जी रिएक्शन सेंटर। जब तक तो मेरे को तुम्हारा रिस्पॉन्ड नहीं मिलता ना ऐसे, तो फिर ऐसा लगता है कि मैं मरे हुए लोगों को पढ़ा रही हूँ, बताते रहे करो जिंदा है हम, ठीक है, यहाँ पे क्या है, चलो बस ठीक है, जब मेरे को पता लग गया तुम जिंदा हो तो फिर रुक जाओ, सब मत बताने शुरू करा करो, अब रुक जाओ, ठीक है। अब यहाँ क्या है बेटा, साइड में यहाँ जो लगे हुए हैं, ये आपको बता दिया था साइड में लगे हुए हैं,
आपको पता है कि लाइट आती है तो पहले जो है एसेसरी पिगमेंट्स के पास जाती है और उसके बाद ये ट्रांसफर करते हैं लाइट किसी रिएक्शन सेंटर को, ऐसा ही कुछ होता है। जब लाइट रिएक्शन सेंटर को जाएगी तो रिएक्शन सेंटर क्या निकालेगा? इलेक्ट्रॉन। अब सवाल ये आता है कि लाइट को लेने पर रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल रहा है? क्यों वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है? क्यों? वाई 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 भाई वाई? आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, ऐसे सोचो, सोचने वाला इमोजी बना लो, मुझे नहीं आता बनाना, सोचो, मतलब आपको सोचना है क्यों इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहे हैं, बताएगा कोई? लाइट आ रही है भाई, लाइट आने से इलेक्ट्रॉन क्यों निकल गया? लाइट ही तो एनर्जी थी। मिल गया होगा शायद। वेरी नाइस अनीता ने, कोई एनर्जी का वर्ड छेड़ा है किसी बच्चे ने, बहुत बढ़िया, एनर्जी का शब्द किसी ने छेड़ा, बहुत ही अच्छा। और कोई कुछ बताना चाहेगा? और कोई शब्द छेड़ना चाहेगा? वो जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में ताल नहीं छेड़ते, एक ताल दो ताल। हाँ जी, बोलो बोलो, बोल रहे हैं बच्चे, बोल रहे हैं, शाबाश, बोलो। काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही। केमिस्ट्री में इतना तो पढ़ा है ना, लाइट के अंदर एनर्जी होती है फोटोन की फॉर्म में, पैकेट्स होते हैं फोटोन के, है कि नहीं? और ये जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इस रिएक्शन सेंटर को, तो इस रिएक्शन सेंटर में जो एटम है और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी भी चेंज होगी, है ना? लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ मूव करेंगे, यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स की तरफ मूव कर रहे हैं और बाहर की तरफ निकल जा रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है। किस वजह से? लाइट ने एनर्जी दी है फोटोन की फॉर्म में, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद जाते कहाँ हैं? हवा में उड़ जाते हैं, पानी में चले जाते हैं, आसमान में कि पाताल में? क्या होता है इन इलेक्ट्रॉन के साथ? वो ना बिग न्यूज आती है, वो न्यूज आती है कि आखिरकार क्या होता है इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ये वो इलेक्ट्रॉन जो निकल जाते हैं, इनके साथ क्या होता है? क्या इन्हें जमीन निकल जाती है या इन्हें आसमान खा जाता है? क्या होता है इनके साथ? वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास। मेरे भाई कर्सर कहाँ गया? ये रहा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है। तब तक के लिए अपनी एक्साइटमेंट को बरकरार रखना है और अगली क्लास में ये सुनने के लिए आना है कि इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है, ठीक है ना? बढ़िया से मजा आ गया तो थम्स अप करके बता दो, और घर पे जाके पढ़ना जरूर है। हाँ, आ जाइए नंदिनी, कल फिर चलेंगे थाईलैंड की मेंबर में, अभी बाहर आ जाओ, ठीक है ना? अब घर पे आ जाओ अपने, छोटा सा ब्रेक। हाँ, अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसी के बाद। चले, मजा आ गया सबको? बढ़िया है, ठीक है ना? क्लास में आएंगे ना? हाँ जी, पूछिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। शरीश जी, कुछ पूछना है आपको? किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लो, अदरवाइज वी विल एंड द क्लास, ठीक है? और एक बात मैं और बता रही हूँ, ठीक है, मैं बढ़िया से पढ़ाऊंगी, खूब मजे करेंगे क्लास में और पढ़ेंगे भी, ताकि इनोवेटिव तरीके से पढ़ेंगे ताकि क्लास में याद हो जाए। पर व्हाट इज एट अ जीरो टॉलरेंस, ध्यान से सुनना, आपका इनडिसिप्लिन, आपका इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, आपके द्वारा क्रिएट किया गया कोई भी नॉइज, न्यूशंस, बैकग्राउंड नॉइज, दैट इज इनटॉलरेबल। और इंटेंशनली किया गया कोई भी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, डेकोरम मेंटेन ना करना, दैट इज नॉन टॉलरेबल एट एनी कॉस्ट। अदरवाइज अच्छे से आप पढ़ोगे, अच्छे से मैं पढ़ाऊंगी, पर ये मैं अपनी पहली क्लास में ही क्लियर कर देती हूँ। मुझे रहता है कि बच्चों को ऑफलाइन फील आए, मैं माइक्रोफोन भी ऑन रखती हूँ, बट misuse of the microphone is not tolerable at any cost, ठीक है? बच्चा रिपोर्ट डाउन होगा अलग, पूरी क्लास का माइक्रोफोन ऑफ होगा अलग। क्लियर है ये बात? यस, ओके बेटा, हाँ, टोटली अंडरस्टूड होनी चाहिए ये बात सबको। ओके, गुड नाइट बेटा, वेलकम, थैंक यू का वेलकम, थैंक यू फॉर द, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, आपके कॉम्प्लीमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है मुझे। चले, यस, ओके बेटा, गुड नाइट, वेलकम बेटा, वेलकम।